वो क्विरिल था। आप? हैरी की सांस रुक गई। क्विरिल मुस्कुराया। उसका चेहरा अब बिल्कुल भी नहीं फड़क रहा था। हाँ मैं, उसने शांति से कहा। पॉटर, मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, परंतु मैंने सोचा था स्नेप। सिवेरस? क्विरिल हंसा, और ये उसकी आम तौर पर कांपती हुई हंसी नहीं थी, बल्कि ठंडी और पैनी हंसी थी। हाँ, सेवेरस उस तरह का दिखता है ना, किसी बड़े चमगादड़ की तरह। वह चारों तरफ मंडराता रहा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सामने कौन बेचारे हकलाते प्रोफेसर कोरेल पर शक कर सकता था। हैरी को ये बात हजम नहीं हुई। ये सच नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। परंतु स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। जब तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर क्विडिच मैच में स्नेप के कपड़ों पर आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी, तो संयोगवश मुझसे टकराकर उसने मुझे गिरा दिया था। उसने तुम्हारे साथ मेरी आंखों का संपर्क तोड़ दिया। कुछ और सेकंड मिल जाते तो मैं तुम्हें उस झाड़ू से नीचे गिरा देता। अगर स्नेप तुम्हें बचाने के लिए श्राप विरोधी मंत्र नहीं पढ़ रहा होता, तो मैंने इससे पहले ही तुम्हें गिरा दिया होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, और नहीं तो क्या, कुरिल ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे अगले मैच में रेफरी क्यों बनना चाहता था? दरअसल वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि मैं दोबारा ऐसा ना करूं। अजीब बात है, सचमुच उसे इतना कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब डंबलडोर देख रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। बाकी सभी टीचर्स सोच रहे थे कि स्नेप गरुड़ द्वार को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को सबके सामने बुरा बना लिया, और कितना समय बर्बाद हुआ। जबकि इस सब के बाद मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूँ। कुरिल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हवा में से कुछ रस्सियां निकली और हैरी के पूरे शरीर पर कसकर बंध गई। तुम हर चीज़ में इतनी टांग फंसाते हो पॉटर कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। हैलोवीन के दिन तुम स्कूल में चारों तरफ मंडराते रहे। मुझे लगा जैसे तुमने मुझे देख लिया था जब मैं ये देखने गया कि पत्थर की रखवाली कौन कर रहा था। दैत्य को तुमने अंदर घुसाया था? बिल्कुल। दैत्यों के मामले में मुझ में विशेष प्रतिभा है। तुमने उस दैत्य को तो निश्चित रूप से देखा ही होगा, जिसका मैंने पिछले कमरे में बुरा हाल किया है। सब लोग दैत्य की खोज में चारों तरफ भाग रहे थे, परंतु दुर्भाग्य से स्नेप, जिसने पहले से ही मुझ पर शक करना शुरू कर दिया था, सीधा तीसरी मंजिल पर गया ताकि मुझे वहां से पकड़ लाए। और ना सिर्फ मेरा दैत्य तुम्हें मारने में असफल रहा, बल्कि 3 सिर वाला कुत्ता भी स्नेप के पैर को ठीक से नहीं काट पाया। अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर, मुझे इस दिलचस्प दर्पण की जांच करना है। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि क्विरिल के पीछे क्या था। ये शहवाग का दर्पण था। यही दर्पण पत्थर हासिल करने की कुंजी है। कुरिल बुदबुदाया, और उसने चारों तरफ रास्ते की तलाश में उसे ठोका। विश्वास था कि डंबलडोर जरूर इसी तरह की कोई चीज़ करेगा, परंतु वो इस समय लंदन में है। जब तक वो वापस लौटेगा तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगा। हैरी सिर्फ इतना चाहता था कि कुरिल को लगातार बोलने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो दर्पण पर अपना पूरा ध्यान ना लगा सके। मैंने आपको और स्नेप को जंगल में देखा था, वो एकदम से बोल पड़ा। हाँ, कुरिल ने अलसाए अंदाज में कहा, और दर्पण के पीछे के हिस्से को देखने के लिए चला गया। वो उस वक्त तक मेरे पीछे लग चुका था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। उसे शुरू से ही मुझ पर शक था। उसने मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की, जैसे वो ऐसा कर सकता था, जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे साथ थे। क्विरिल दर्पण के पीछे से सामने आया और भूखी निगाहों से उसमें घूरा। मुझे पत्थर दिख रहा है, मैं इसे अपने मालिक को भेंट कर रहा हूँ, परंतु पत्थर है कहाँ? हैरी ने अपने को बांधने वाली रस्सियों से संघर्ष किया, परंतु वे जरा भी ढीली नहीं हुई। उसे कुरिल को रोकना ही था, ताकि वो दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा पाए। परंतु ऐसा लगता था जैसे स्नेप हमेशा मुझसे बहुत नफरत करता था। अरे हाँ, वो करता है, कुरिल ने लापरवाही से कहा। भगवान की कसम, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि वो हॉगवर्ट्स में तुम्हारे डैडी के साथ था? वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, परंतु वो तुम्हारी मौत नहीं चाहता था। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले सुबकते सुना था, मुझे लगा जैसे स्नेप आपको डरा रहा था। पहली बार कुरिल के चेहरे पर डर की झलक
दिखाई दी। उसने कहा, कई बार मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल आती है। वे एक महान जादूगर हैं और मैं कमज़ोर हूँ। आपका मतलब है वे वहाँ क्लासरूम में आपके साथ थे? हैरी ने आश्चर्य से पूछा। वे हर जगह मेरे साथ रहते हैं, कुरिल ने शांति से कहा। मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया में चारों तरफ घूम रहा था। तब मैं एक मूर्ख युवक था और मेरे मन में अच्छाई और बुराई के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है जो उन कमज़ोर लोगों के पास नहीं होती जो इसे हासिल नहीं कर पाते। तब से मैंने वफादारी से उनकी सेवा की है। हालांकि मैंने उन्हें कई बार निराश भी किया है। उन्हें मुझ पर बहुत सख्ती करनी पड़ी। कुरिल अचानक काँप उठा। वे गलतियों को आसानी से माफ़ नहीं करते। जब मैं ग्रीन गॉट में पत्थर नहीं चुरा पाया तो वे बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे सज़ा दी। फैसला किया कि उन्हें मुझ पर नज़दीक से नज़र रखनी होगी। कुरिल की आवाज़ दूर होती जा रही थी। हैरी को छूमंतर गली की अपनी यात्रा याद आ गई। वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? उसने कुरिल को वहाँ पर उसी दिन देखा था, उससे रिश्ती कढ़ाई में हाथ भी मिलाया था। कुरिल धीमे धीमे बुदबुदा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पत्थर दर्पण के अंदर है? क्या मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा? हैरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने सोचा, इस पल मैं दुनिया के किसी भी चीज़ से अधिक ये चाहता हूँ कि मैं कुरिल से पहले पत्थर तक पहुँच जाऊँ। यानी अगर मैं दर्पण में देखूँगा तो मैं अपने आप को इसे हासिल करते देखूँगा, जिसका मतलब है मैं देख लूँगा कि ये कहाँ छुपा है। परंतु मैं इसे किस तरह से देखूँ ताकि कुरिल को मेरे इरादों का पता ना चल पाए। उसने बाईं तरफ खिसकने की कोशिश की ताकि कुरिल की नज़रों में आए बिना दर्पण के सामने पहुंच जाए, परंतु उसके घुटने के चारों तरफ रस्सियां बहुत सख्ती से बंधी थी। वो फिसला और गिर पड़ा। कुरिल ने उसे अनदेखा कर दिया। वो अब भी अपने आप से बातें कर रहा था। ये दर्पण क्या करता है? ये कैसे काम करता है? मेरी मदद करो मालिक। और हैरी के होश उड़ गए जब एक आवाज़ ने जवाब दिया, और वो आवाज़ कुरिल के अंदर से आ रही थी। बच्चे का इस्तेमाल करो, बच्चे का इस्तेमाल करो। कुरिल हैरी की तरफ मुड़ा। हाँ पॉटर, यहाँ आओ। उसने एक बार ताली बजाई और हैरी को बांधने वाली रस्सियां खुल गईं। हैरी धीमे धीमे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ आओ, कुरिल ने दोहराया। दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुमको क्या देखा। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। मुझे झूठ बोलना होगा, उसने हताश होकर सोचा। मैं जो भी देखूंगा उसके बारे में मुझे झूठ बोलना होगा, बस इतना ही। कुरिल उसके पीछे उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। हैरी को अजीब सी बदबू आई जो कुरिल की पगड़ी में से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, दर्पण के सामने आया और अपनी आंखें दोबारा खोली। उसने अपना प्रतिबिंब देखा जो पहले से तो पीला और डरा हुआ दिखा, परंतु एक क्षण बाद प्रतिबिंब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। प्रतिबिंब ने अपनी जेब में हाथ डाला और खून जैसे लाल रंग का एक पत्थर बाहर निकाला। प्रतिबिंब ने आंख मारी और पत्थर को वापस अपनी जेब में रख लिया। और जब उसने ऐसा किया तो हैरी को महसूस हुआ कि उसकी असली जेब में भी कोई भारी चीज़ आ गई है। न जाने कैसे, अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था। तो कुरिल ने बेचैन होकर पूछा, तुमने क्या देखा? हैरी ने हिम्मत जुटाई। मैं देख रहा हूँ कि मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ, उसने गप छोड़ी। मैंने गरुड़ द्वार के लिए हाउस कप जीत लिया है। कुरिल ने एक बार फिर गाली दी। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा। जब हैरी किनारे हटा तो उसने पारस पत्थर को अपने पैर से टकराते हुए महसूस किया। क्या उसे यहाँ से भागने की हिम्मत करनी चाहिए? परंतु वो अभी 5 कदम दूर भी नहीं गया था कि एक ऊंची आवाज़ आई। हालांकि कुरिल अपने होठों से नहीं बोल रहा था। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पॉटर, यहाँ वापस आओ, कुरिल चिल्लाया। मुझे सच सच बताओ, तुमने अभी भी क्या देखा? ऊंची आवाज़ एक बार फिर आई। मुझे इससे बात करने दो, आमने सामने। मालिक, आप में अभी इतनी ताकत नहीं है। मेरे पास इसके लिए काफ़ी ताकत है। हैरी ने महसूस किया जैसे शैतानी फंदे ने उसे उसी जगह पर जकड़ लिया था। वो एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। वो किसी मूर्ति की तरह देखता रहा जब कुरिल अपने हाथ ऊंचे करके अपनी पगड़ी खोलने लगा। क्या हो रहा था? पगड़ी खुलकर जमीन पर गिर गई। इसके बिना कुरिल का सिर बहुत छोटा दिख रहा था। फिर कुरिल अपनी जगह पर धीरे से घूम गया। हैरी की चीख निकल जाती, परंतु आवाज़ ने उसका साथ छोड़ दिया था। जहाँ कुरिल के सिर का पीछे का हिस्सा होना चाहिए था, वहाँ पर एक चेहरा था। हैरी द्वारा अब तक का देखा गया सबसे भयानक चेहरा। वो चाक की तरह सफ़ेद था। उसकी घूरती हुई लाल आंखें थी और नथुनों की जगह पर छेद थे जैसे सांप के होते हैं।
हैरी पॉटर, वो फुसफुसाया। हैरी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की, परंतु उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे। देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ, शैतानी चेहरे ने कहा। सिर्फ छाया और धुआं। मुझे आकार तभी मिलता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता हूँ, परंतु मुझे ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं जो मुझे अपने दिल और दिमाग में जगह देने के इच्छुक रहते हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे यूनिकॉर्न के खून से ताकत मिली। तुमने जंगल में वफादार कुरिल को मेरे लिए ये खून पीते देखा था, और एक बार जब मैं आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूँगा तो मैं अपना खुद का शरीर बना सकता हूँ। अब अब तुम मुझे अपनी जेब में रखा वो पत्थर निकाल कर क्यों नहीं दे देते? तो वो जानता था। हैरी के पैरों में अचानक एक बार फिर से जान आ गई। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। बेवकूफ़ी मत करो, शैतानी चेहरे ने तमतमाते हुए कहा। बेहतर होगा कि अपनी जान बचा लो और मेरे दल में शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो तुम्हारे माता पिता का हुआ था। वे लोग मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे। झूठे कहीं के, हैरी अचानक चीखा। कुरिल उसकी तरफ पीट करके उल्टा चल रहा था ताकि वोल्डेमॉर्ट हैरी को लगातार देख सके। शैतानी चेहरा मुस्कुरा रहा था। कितना दिल को छूने वाला दृश्य है, उसने फुफकारते हुए कहा। मैं हमेशा बहादुरी की कद्र करता हूँ। हाँ लड़के, तुम्हारे माता पिता बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और वे बहादुरी से लड़े, परंतु तुम्हारी माँ फालतू में ही मरी। वे तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब पत्थर मुझे दे दो ताकि तुम्हारी माँ की मौत बेकार न जाए। कभी नहीं, हैरी लपटों से भरे दरवाजे की तरफ लपका, परंतु वोल्डेमॉर्ट चीखा, उसे पकड़ो। और अगले पल हैरी ने महसूस किया कि कुरिल अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ रहा है। तत्काल हैरी के निशान में सुई चुभने जैसा पैना दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर दो टुकड़ों में फटने वाला है। वो चीखा और अपनी पूरी ताकत लगा कर लगातार जूझता रहा, और उसे तब आश्चर्य हुआ जब कुरिल ने उसे छोड़ दिया। उसके सिर का दर्द कुछ कम हो गया। उसने चारों तरफ तेजी से नजरें घुमाकर देखा कि कुरिल कहाँ गया, और उसने देखा कि वो दर्द में सिकुड़ा बैठा था और अपनी उंगलियों को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी उंगलियों में फफोले पड़ रहे थे। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, वोल्डेमॉर्ट दोबारा चीखा, और कुरिल ने छलांग लगा दी। उसने हैरी को गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया तथा अपने दोनों हाथ हैरी के गले पर रख दिए। हैरी का निशान उसे दर्द के मारे अंधा बनाए दे रहा था, परंतु वो देख सकता था कुरिल भी दर्द के मारे चीख रहा था। मालिक, मैं उसे पकड़े नहीं रख सकता, मेरे हाथ, मेरे हाथ। और हालांकि कुरिल हैरी को अपने घुटनों से पकड़कर जमीन पर टिकाए हुए था, परंतु उसने हैरी की गर्दन छोड़ दी और आश्चर्यचकित होकर अपनी हथेलियों को घूरा। हैरी देख सकता था कि उसके हाथ जले हुए, लाल और चमकदार दिख रहे थे। तो फिर उसे मार डालो मूर्ख, और किस्सा खत्म करो, वोल्डेमॉर्ट चीखा। कुरिल ने मारने वाला श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया, परंतु हैरी सहज बुद्धि से ऊपर उठा और उसने कुरिल का चेहरा पकड़ लिया। आहा! कुरिल उसके ऊपर से नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर भी फफोले उठ रहे थे, और तब हैरी ये समझ गया कि कुरिल उसकी खुली चमड़ी के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसे भयानक दर्द होता था। कुरिल को पकड़े रखना ही उसके बचने का इकलौता रास्ता था। कुरिल को इतने दर्द में रखना जरूरी था ताकि वो उसे श्राप न दे पाए। हैरी उछलकर खड़ा हुआ, उसने कुरिल का हाथ पकड़ा और जितनी कसकर पकड़ सकता था पकड़े रहा। कुरिल चीखा और उसने हैरी को धकेलने की पूरी कोशिश की। हैरी के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ कुरिल की भयानक चीखें और वोल्डेमॉर्ट की चिल्लाहट, उसे मार डालो, उसे मार डालो, सुन सकता था। परंतु अब उसे कई और तेज आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी जो शायद उसके दिमाग में थी। हैरी, हैरी, उसने महसूस किया कि कुरिल की बाँह किसी ने उसकी पकड़ से छुड़ा ली, और वो समझ गया कि अब वो हार चुका है। वो अंधेरे में डूब गया। नीचे, नीचे, नीचे। उसके ऊपर कोई सुनहरी चीज़ चमक रही थी, सुनहरी गेंद। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ बहुत भारी हो रहे थे। उसने पलकें झपकाई। ये सुनहरी गेंद नहीं थी, ये तो चश्मा था। कितनी अजीब बात थी। उसने दोबारा पलकें झपकाई। एल्बस डंबलडोर का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ आया। गुड आफ्टरनून हैरी, डंबलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी तरफ घूरा, फिर उसे याद आया, सर, पत्थर। वो कुरिल था, उसे पत्थर मिल गया। सर, जल्दी। शांत हो जाओ बेटे, तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो, डंबलडोर ने कहा। कुरिल के पास पत्थर नहीं है। फिर किसके पास है सर? मैं
हैरी, मेहरबानी करके शांत रहो, वरना मैडम पॉम्फ्री मुझे थक के देकर बाहर निकाल देंगी। हैरी ने थूक निकला और अपने चारों तरफ देखा। उसने महसूस किया कि वो शायद हॉस्पिटल में था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिस पर लिनन की सफ़ेद चादर थी, और उसके पास वाली टेबल पर इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थीं, जैसे मिठाई की आधी दुकान ही वहाँ चली आई हो। तुम्हारे दोस्तों और प्रशंसकों की भेंट, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे और प्रोफेसर कुरिल के बीच तहखाने में जो हुआ वो पूरी तरह से गोपनीय है, इसीलिए जाहिर है पूरा स्कूल उस बात को जानता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने तुम्हारे लिए टॉयलेट सीट भिजवाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें लग रहा था कि इससे तुम्हें आनंद आएगा, पर मैडम पॉम्फ्री के विचार से ये शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, और इसीलिए उन्होंने उसे जब्त कर लिया। मैं यहाँ कब से हूँ? 3 दिन से। मिस्टर रोनाल्ड वीजली और मिस ग्रेंजर दोनों बहुत चिंतित थे। तुम्हारे होश में आने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी, परंतु सर पत्थर, मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा पत्थर। प्रोफेसर कुरिल उसे तुमसे छीनने में सफल नहीं हुआ। मैं समय रहते उसे रोकने के लिए आ गया था। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुम अपनी दम पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। आप वहाँ आ गए थे? क्या आपको हरमाइनी का उल्लू मिला था? हम आधे रास्ते में एक दूसरे से पार हुए होंगे। जैसे ही मैं लंदन पहुंचा, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे जहां होना चाहिए था वो जगह वही थी जहां से मैं अभी अभी आया था। मैं समय रहते आ गया ताकि कुरेल को तुम पर से खींच लूँ। तो वो आप थे? मैं डर रहा था कि कहीं मुझे ज़्यादा देर ना हो गई हो। आपको लगभग देर हो गई थी। मैं उससे पत्थर से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता था। पत्थर से नहीं बेटे, अपने आप से। इस कोशिश में तुमने अपनी जान लगभग गंवा ही दी थी। वहाँ पर एक भयानक पल में तो मुझे यही लगा कि इस कोशिश ने तुम्हारी जान ले ली है। जहाँ तक पत्थर का सवाल है, उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया? हैरी ने सूनी निगाहों से देखते हुए कहा। परंतु आपके दोस्त निकोलस फ्लैमेल? अच्छा, तो तुम निकोलस के बारे में भी जानते हो? डंबलडोर ने कहा, जिनकी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। तुमने काम को बिल्कुल सही तरीके से किया है ना? तो निकोलस और मैंने छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही सबसे अच्छा रहेगा। परंतु इसका मतलब तो ये है कि वो और उनकी पत्नी अब मर जाएंगे, है ना? उनके शरीर में इतना अमृत मौजूद है कि वे अपने मामलों को ठीक ठाक कर लेंगे और फिर, हाँ, वे मर जाएंगे। डंबलडोर हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर मुस्कुराए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी उम्र में ये अविश्वसनीय लगता है, परंतु निकोलस और पेरेनिल के लिए ये सचमुच एक बहुत बहुत लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है। आखिरकार एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। तुम जानते हो, पत्थर सचमुच इतनी अद्भुत चीज़ नहीं है। चाहे धन और जीवन की चाह इंसान में कितनी ही क्यों ना हो, वे दो चीज़ें जो ज़्यादातर लोग बाकी सारी चीज़ों से अधिक चाहते हैं। समस्या ये है कि इंसानों में ठीक वही चीज़ चुनने की आदत होती है जो उनके लिए सबसे बुरी होती है। हैरी वहाँ पड़ा रहा और उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। डंबलडोर थोड़ा गुनगुनाए और फिर छत की तरफ देखकर मुस्कुराए। सर, हैरी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ सर, चाहे पत्थर चला भी गया हो, वोल्डेमॉर्ट, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन, उसे वोल्डेमॉर्ट कहकर बुलाओ। हैरी, हमेशा चीज़ों को नाम लेकर पुकारो। नाम का डर उस चीज़ के डर को बढ़ा देता है। हाँ सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने के दूसरे तरीके आजमाएगा, है ना? मेरा मतलब है वो ख़त्म नहीं हुआ है ना? नहीं हैरी, वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो अब भी कहीं पर है, शायद किसी दूसरे शरीर की तलाश में जिसमें वो रह सके। चूँकि वो सचमुच जीवित नहीं है, इसीलिए उसे मारा नहीं जा सकता। उसने क्विरिल मरने के लिए छोड़ दिया। वो अपने समर्थकों के प्रति भी उतनी ही कम दया दिखाता है जितनी कि दुश्मनों के प्रति। बहरहाल हैरी, हालांकि तुमने उसकी वापसी को थोड़े समय के लिए टाल दिया है, परंतु इसमें किसी और की ज़रूरत होगी जो अगली बार भी एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जिसमें हार तय दिख रही हो। और अगर उसे बार बार रोका जाएगा, बार बार, तो वो शायद कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। हैरी ने सिर हिलाया, परंतु तत्काल रुक गया क्योंकि इससे उसका सर दुखने लगा था। फिर उसने कहा, सर, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बता सके, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई? डंबलडोर ने आह भरी।
ये एक सुंदर और भयानक चीज़ है और इसीलिए इसके बारे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा जब तक कि जवाब ना देने के पीछे बहुत अच्छा कारण ना हो, और ऐसी स्थिति में मैं तुमसे माफ़ी माँग लूँगा। ये तय है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट ने कहा था कि उसने मेरी माँ को सिर्फ़ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मुझे मारने से रोकने की कोशिश की थी, परंतु वो मुझे क्यों मारना चाहता था? डम्बलडोर ने इस बार बहुत गहरी आह भरी। ओह! तुमने जो पहली चीज़ पूछी है वो मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता। आज नहीं, अभी नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन। अभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा। जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम जान जाओगे। और हैरी जानता था कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं था, परंतु क्विरेल मुझे छू क्यों नहीं सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे वोल्डेमॉर्ट नहीं समझ सकता तो वो है प्रेम। उसे ये एहसास नहीं था कि प्रेम जब शक्तिशाली होता है, जैसे तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति था, तो ये अपनी निशानी छोड़ जाता है। दाग नहीं, ना ही कोई दिखाई देने वाला चिन्ह। अगर कोई हमें इतनी गहराई से प्रेम करता हो, तो चाहे हमें प्रेम करने वाला गुजर भी जाए, फिर भी हमें हमेशा के लिए कुछ सुरक्षा मिल जाती है। ये तुम्हारी त्वचा में समाया हुआ है। क्विरेल नफरत, लोभ और महत्वाकांक्षा से भरा था और वोल्डेमॉर्ट के साथ आत्मा बांटे हुए था, और इसी कारण वो तुम्हें नहीं छू सकता था। जिसकी त्वचा पर इतनी अच्छाई का चिन्ह हो, उसे छूने में भी ऐसे भयानक आदमी को पीड़ा होती है। डम्बलडोर अब खिड़की पर बाहर बैठी एक चिड़िया में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिससे हैरी को चादर पर अपनी आंखें पोंछने का समय मिल गया। जब हैरी की आवाज़ वापस आई तो उसने पूछा, और अदृश्य चोगा, क्या आप जानते हैं वो मुझे किसने भेजा था? हाँ, तुम्हारे डैडी उसे मेरे पास छोड़ गए थे और मैंने सोचा कि तुम उसे पसंद करोगे। डम्बलडोर की आंखों में चमक आ गई। उपयोगी चीज़ है। तुम्हारे डैडी जब यहाँ पर थे तो वे खास तौर पर किचन में छुपकर जाने और भोजन चुराने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। और भी कुछ है? पूछो। कुरिल ने कहा था कि स्नेप, प्रोफेसर स्नेप, हैरी। हाँ, वही। कुरिल ने कहा था कि वे मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे मेरे डैडी से नफरत करते थे। क्या ये सच है? देखो, वे दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे, कुछ हद तक उसी तरह जिस तरह तुम और मिस्टर मैलफॉय एक दूसरे से चिढ़ते हो। और फिर तुम्हारे डैडी ने एक ऐसा काम किया जिसे स्नेप कभी माफ़ नहीं कर पाए। क्या? उन्होंने उनकी जान बचाई थी। क्या? हाँ, डम्बलडोर ने सपनीली आवाज़ में कहा। अजीब है, लोगों के दिमाग किस तरह से सोचते हैं, है ना? प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे डैडी के कर्जदार बने रहना सहन नहीं कर सके। मुझे विश्वास है इस साल उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने में इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका और तुम्हारे डैडी का हिसाब बराबर हो जाएगा और फिर वे चैन से तुम्हारे डैडी की याद से नफरत कर सकेंगे। हैरी ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु इससे उसका सर चकराने लगा, इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और सर, एक और चीज़ है, बस एक और। मैंने दर्पण में से पत्थर को किस तरह से बाहर निकाला? आहा! अब मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा। यह मेरे बेहतरीन विचारों में से एक था, और तुमसे सच कहूँ तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, केवल वही जो पत्थर खोजना चाहता था, परंतु उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसी को ये पत्थर मिल सकता था। वरना वे सिर्फ उसमें अपने आप को सोना बनाते या आयु बढ़ाने वाला अमृत पीते देखते। मेरा दिमाग कई बार मुझे भी हैरान कर देता है। अब सवाल बहुत हो चुके। मैं सुझाव दूंगा कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। आहा, बर्टी बाट की हर स्वाद की टॉफ़ियाँ। दुर्भाग्य से मैंने बचपन में उल्टी के स्वाद वाली एक टॉफ़ी खा ली थी और तब से उनमें मेरी रुचि कम हो गई, परंतु मुझे लगता है कि अब मैं सुरक्षित तरीके से एक अच्छी सी टॉफ़ी खा सकता हूँ। वे मुस्कुराए और उन्होंने एक सुनहरी भूरी टॉफ़ी अपने मुंह में डाली। फिर ऐसा लगा जैसे उनका गला रूंध गया हो और उन्होंने कहा, अरे, कान का मैल। हॉस्पिटल की मैडम पॉम्फ्री भली परंतु बहुत सख्त महिला थी। बस 5 मिनट, हैरी ने आग्रह किया। बिल्कुल नहीं, आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को आने दिया था। जाहिर है, वे हेडमास्टर हैं, उनकी बात अलग है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं आराम ही तो कर रहा हूँ, देखिए लेटा हुआ हूँ, मान भी जाइए मैडम पॉम्फ्री। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा, परंतु सिर्फ 5 मिनट।
और उन्होंने रॉन और हरमाइनी को अंदर आने दिया। हैरी, ऐसा लग रहा था हरमाइनी एक बार फिर उसे अपनी बाहों में ले लेना चाहती थी, परंतु हैरी खुश था। उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया क्योंकि हैरी का सिर अभी बहुत दर्द कर रहा था। अरे हैरी, हमें तो लग रहा था तुम जिंदा नहीं बचोगे। डंबलडोर इतने चिंतित थे। पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है, रॉन ने कहा। सचमुच क्या हुआ था? ये उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब सच्ची कहानी उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज़्यादा आश्चर्यजनक और रोमांचक थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्विरेल, दर्पण, पत्थर और वोल्डेमॉर्ट। रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे श्रोता थे। वे सही जगहों पर हैरान हुए और जब हैरी ने उन्हें बताया कि क्विरेल की पगड़ी के नीचे क्या था तो हरमाइनी जोर से चीखी। तो पत्थर चला गया, रॉन ने अंत में कहा। फ्लैमेल मरने वाले हैं। यही मैंने कहा था, परंतु डंबलडोर का विचार था कि उन्होंने क्या कहा था, एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। मैं हमेशा कहता था कि वे थोड़े खिसके हुए हैं, रॉन ने कहा, और वो काफ़ी प्रभावित हुआ कि उसका हीरो कितना पागल था। तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? हैरी ने पूछा। मैं सही सलामत वापस लौट आई, हरमाइनी ने कहा। रॉन को होश में लाई, इसमें थोड़ा समय लगा और हम लोग डंबलडोर से संपर्क करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग ही रहे थे। तभी वे हमें प्रवेश हॉल में मिले। वे पहले से ही जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और इसके बाद वे तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वे तुमसे ये काम करवाना चाहते थे? रॉन ने कहा। तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी की चीज़ें। हरमाइनी फट पड़ी। अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, मेरा मतलब है ये भयानक है, तुम मर भी सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हैरी ने विचार करते हुए कहा। डंबलडोर थोड़े अजीब हैं। मुझे लगता है वे एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ वे यहाँ होने वाली लगभग हर चीज़ जानते हैं। मुझे लगता है उन्हें समझ में आ गया था कि हम कोशिश करने वाले थे और हमें रोकने के बजाय उन्होंने हमें इतना सिखा दिया जिससे हमें मदद मिल सके। मैं नहीं सोचता कि ये संयोग था जिसके द्वारा उन्होंने मुझे ये पता लगाने दिया कि दर्पण किस तरह काम करता है। मुझे लग रहा है उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का अधिकार था, बशर्ते मैं ऐसा कर पाऊँ। हाँ, डंबलडोर थोड़ा खिसके हुए तो हैं। ठीक है, रॉन ने गर्व से कहा। सुनो, साल की आखिरी दावत कल हो रही है। तुम्हें कल के लिए तैयार रहना है। पॉइंट आ चुके हैं और जाहिर है नाग शक्ति जीत गया है। तुम आखिरी क्विडिच मैच में नहीं खेल पाए और तुम्हारे बिना चीलघात ने हम पर बुलडोजर चला दिया, परंतु खाना अच्छा मिलेगा। उसी समय मैडम पॉम्फ्री अंदर आई। तुम लोगों को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, अब बाहर, उन्होंने सख्ती से कहा। रात को गहरी नींद लेने के बाद हैरी एक बार फिर लगभग सामान्य महसूस करने लगा। मैं दावत में जाना चाहता हूँ, उसने मैडम पॉम्फ्री से कहा जब वे उसके पास मिठाई के बहुत से डब्बों को जमा कर रही थी। मैं जा सकता हूँ ना, है ना? प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हें जाने की इजाज़त दी जाना चाहिए, उन्होंने नाक सिकुड़ते हुए कहा। जैसे उनके विचार में प्रोफेसर डंबलडोर को ये पता नहीं था कि दावतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और तुमसे कोई और भी मिलने आया? अच्छा, हैरी ने कहा। कौन है? वो पूछ ही रहा था कि तभी हैग्रिड दरवाजे से अंदर घुसा। हमेशा की तरह कमरे के अंदर हैग्रिड बहुत बड़ा दिख रहा था, इतना बड़ा कि ऐसा लगता था वो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। वो हैरी के पास बैठ गया, उसकी तरफ एक बार देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब हमारी गलती है। वो अपने चेहरों को हाथों से छुपाकर सुबक रहा था। हमने उसे उस बुरे आदमी को बताया कि फ्लफ़ी को पार कैसे किया जाए। हमने उसे बताया, यही वो इकलौती चीज़ थी जो वो नहीं जानता था, और हमने उसे बता दिया तुम मर भी सकते थे, और ये सब सिर्फ एक ड्रैगन के अंडे के लिए। हम फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। हमें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और मगलुओं की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ देना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड को दुख और पश्चाताप के कारण कांपते देखकर वो सदमे में था, क्योंकि हैग्रिड के बड़े बड़े आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जा रहे थे। हैग्रिड, उसने किसी तरह ही पता लगा ही लिया होता। हम लोग वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुमने उसे नहीं भी बताया होता तो भी उसने पता लगा लिया होता। तुम मर भी सकते थे। हैग्रिड, सुबका और उसका नाम मत लो। वोल्डेमॉर्ट, हैरी चीखा, और हैग्रिड को इतना धक्का लगा कि उसने रोना बंद कर दिया। मैं उससे मिल चुका हूँ और मैं उसे उसके नाम से बुला रहा हूँ। मेहरबानी करके अब खुश हो जाओ हैग्रिड। हमने पारस पत्थर को बचा लिया। अब पत्थर नष्ट हो चुका है, वोल्डेमॉर्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चॉकलेट का मेढक खाओ। मेरे पास बहुत सारे हैं। हैग्रिड ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी नाक पोंछी और कहा, इसे हमें याद आया, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। सैंडविच तो नहीं? हैरी ने चिंता से पूछा, और अंत में हैग्रिड के चेहरे पर एक कमज़ोर मुस्कान आ गई। नहीं,
डम्बलडोर ने ये काम करने के लिए कल हमें पूरे दिन की छुट्टी दी थी। जाहिर है उन्हें ऐसा करने के बजाय हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं। ये एक सुंदर चमड़े के कवर वाली किताब थी। हैरी ने उत्सुकता से उसे खोला। उसमें जादूगरों के फोटो थे। उसके मम्मी डैडी हर पेज से उसकी तरफ मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए दिख रहे थे। तुम्हारे मम्मी डैडी के स्कूल के पुराने दोस्तों के पास उल्लू भेजे और उनसे फ़ोटो मंगवाए। जानते थे कि तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। क्या तुम्हें ये तोहफ़ा पसंद आया? हैरी बोल नहीं पाया, परंतु हैग्रिड समझ गया। उस रात साल की आखिरी दावत में हैरी अकेला ही नीचे गया और उसे मैडम पॉम्फ्री ने फालतू की चिंता करके रोक रखा था। वे उसका आखिरी चेकअप करने पर जोर दे रही थी और इसीलिए जब वो दावत में पहुंचा तो बड़ा हॉल पहले ही भर चुका था। वो नाग शक्ति के हरे और सफ़ेद रंग में सजा था, क्योंकि नाग शक्ति ने लगातार 7वें साल हाउस कप जीत लिया था। एक बड़े बैनर पर बना नाग शक्ति का सांप ऊंची टेबल के पीछे दीवार पर दिख रहा था। जब हैरी अंदर आया तो अचानक खामोशी छा गई और फिर सभी ने तत्काल जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। वो गरुड़ द्वार की टेबल पर रॉन और हरमाइनी के बीच की सीट पर बैठ गया और उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि लोग उसकी तरफ देखने के लिए खड़े हो रहे हैं। सौभाग्य से कुछ ही देर में डम्बलडोर आ गए। शोरगुल बंद हो गया। एक और साल गुजर गया। डम्बलडोर ने खुशनुमा आवाज में कहा, इससे पहले कि हम स्वादिष्ट दावत में अपने दांत गड़ाएं, मैं आपको एक बूढ़े आदमी की बकवास सुनाकर बोर करना चाहूँगा। ये साल भी क्या साल था। आशा है आपके दिमाग अब पहले से ज़्यादा भरे होंगे। आपके सामने पूरी गर्मियाँ पड़ी हैं ताकि आप इन्हें अगला साल शुरू होने से पहले खाली और बढ़िया कर सकें। अब जैसा मैं समझता हूँ, हाउस कप का पुरस्कार दिया जाना है और पॉइंट्स की स्थिति इस प्रकार है। गरुड़ द्वार 312 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है। मेहनतकश 352 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर। चील घात के हैं 426 पॉइंट और नाग शक्ति के 472 पॉइंट। नाग शक्ति की टेबल से तालियों और पैर पटकने का तूफान सा उठा। हैरी देख सकता था कि ड्रैको मैल्फॉय अपने प्याले को टेबल पर बजा रहा था। ये बहुत बेहुदा दृश्य था। हाँ हाँ, शाबाश नाग शक्ति, डम्बलडोर ने कहा। बहरहाल हाल की घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा। कमरा बहुत शांत हो गया। नाग शक्ति के विद्यार्थियों की मुस्कुराहटें थोड़ी धुंधली हो गई। डम्बलडोर ने कहा, मुझे कुछ आखिरी पॉइंट देने हैं, मुझे देखने दें। हाँ, सबसे पहले मिस्टर रोनाल्ड वीजली को। रॉन का चेहरा बैगनी हो गया। वह उस मूली की तरह दिख रहा था जो सूरज की रोशनी में जल गई हो। हॉगवर्ट्स में बहुत सालों के बाद देखे गए शतरंज के बेहतरीन खेल के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। गरुड़ द्वार की तालियों ने जादू की छत को लगभग उठा दिया। ऊपर चमक रहे सितारे हिलते दिख रहे थे। पर्सी दूसरे प्रीफेक्ट्स को बता रहा था, मेरा भाई है, मेरा सबसे छोटा भाई। मैगोनिगल के दैत्याकार शतरंज बोर्ड के पार चला गया। आखिरकार एक बार फिर खामोशी छा गई। इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने शीतल बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 50 पॉइंट देता हूँ। हरमाइनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। हैरी को विश्वास था कि वो रोने लगी थी। टेबल पर गरुड़ द्वार के विद्यार्थी होश में नहीं थे। उन्हें 100 पॉइंट मिल गए थे। तीसरे मिस्टर हैरी पॉटर को, डम्बलडोर ने कहा। कमरे में कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई। अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को 60 पॉइंट देता हूँ। शोर कान फोड़ने वाला था। जो लोग गला फाड़कर चिल्लाते हुए जोड़ सकते थे वे जानते थे कि गरुड़ द्वार के अब 472 पॉइंट हो गए हैं, ठीक उतने ही जितने नाग शक्ति के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो गया था। काश डम्बलडोर ने हैरी को सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा दे दिया होता। डम्बलडोर ने अपना हाथ उठाया। कमरा धीरे धीरे फिर शांत हो गया। बहादुरी कई तरह की होती है, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत होती है, परंतु अपने दोस्तों का सामना करने के लिए भी उतनी ही बहादुरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को 10 पॉइंट देता हूँ। बड़े हॉल के बाहर खड़े किसी आदमी को ये
लग सकता था कि अंदर किसी तरह का विस्फोट हो गया था, क्योंकि गरुड़ द्वार की टेबल से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी चिल्लाते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, जबकि नेविल, जो सदमे से सफ़ेद हो गया था, गायब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े थे। उसने इससे पहले गरुड़ द्वार के लिए कभी एक पॉइंट भी नहीं जीता था। हैरी अब भी तालियां बजा रहा था और उसने रॉन को छूकर मेलफॉय की तरफ इशारा किया, जो इतना स्तब्ध और आतंकित दिख रहा था जैसे उस पर पूर्ण शरीर बंधन का प्रयोग किया गया हो। जिसका मतलब है, डम्बलडोर ने तालियों के तूफान के ऊपर बोलते हुए कहा, क्योंकि चीलगात और मेहनतकश भी नागशक्ति के पतन पर खुश हो रहे थे कि हमें सजावट को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने ताली बजाई। एक पल में हरे पर्दे लाल हो गए और चांदी सोने में बदल गई। बड़ा नागशक्ति सर्प गायब हो गया और उसकी जगह गरुड़ द्वार के बड़े सिंह ने ले ली। स्नेप प्रोफेसर मैकगोनागल से हाथ मिला रहा था और उसके चेहरे पर बेबसी की भयानक मुस्कुराहट थी। उसकी नज़रें हैरी से मिली और हैरी तत्काल जान गया कि उसके प्रति स्नेप की भावनाएं जरा भी नहीं बदली हैं। इसे हैरी को चिंता नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अगले साल जिंदगी सामान पटरी पर वापस आ जाएगी, कम से कम उतनी सामान्य जितनी ये हॉगवर्ट्स में हो सकती थी। ये हैरी की ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम थी। क्विडिच में जीतने या क्रिसमस या दैत्य को बेहोश करने से भी अच्छी। वो आज की रात को कभी 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 भूल नहीं पाएगा। हैरी लगभग भूल गया था कि परीक्षा परिणाम अब आने वाले थे, परंतु वे आ गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉन और वो अच्छे नंबरों से पास हो गए। जाहिर था फर्स्ट ईयर की क्लास में उस साल हरमाइनी ने सबसे ज़्यादा नंबर पाए थे। यहाँ तक कि नेविल भी पास हो गया। जड़ी बूटियों का ज्ञान के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई काढ़े के बुरे नंबरों को संतुलित कर दिया। उन्हें आशा थी कि गोयल, जो उतना ही मूर्ख था जितना कि नीच, फेल हो जाएगा, परंतु वो भी पास हो गया। ये शर्म की बात थी, परंतु जैसा रॉन ने कहा, आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। और अचानक उनके वार्डरोब खाली हो गए, उनके संदूक पैक हो गए। नेविल का मेढक बाथरूम के कोने में छुपा पाया गया। सारे विद्यार्थियों को चिट्ठियाँ दी गई जिनमें ये चेतावनी थी कि वे छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा आशा करता हूँ कि वे हमें ये चेतावनी देना भूल जाएंगे। फ्रेड वीजली ने दुखी होते हुए कहा। हैग्रिड उन्हें नावों के झुंड तक ले जाने के लिए आया, जो उन्हें झील के पार ले गई। वे लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ गए और बातें करते तथा हंसते हुए जा रहे थे। जब ट्रेन के बाहर का देहाती दृश्य दिख हरा और साफ सुथरा हो गया, मगलू शहरों के पास तेजी से गुजरते हुए बर्टी पार्ट की हर स्वाद की टॉफियां खा रहे थे। उन्होंने अपने जादूगरों वाले कपड़े उतार दिए और जैकेट तथा कोट पहन लिए। आखिरकार वे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर उतर गए। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने में उन लोगों को थोड़ा समय लगा। एक छुरीदार बूढ़ा गार्ड बैरियर के पास खड़ा था। उन लोगों को गेट से 2 या 3 की संख्या में गुजरने दे रहा था, ताकि वे लोग ठोस दीवार से इकट्ठे निकलकर मगलुओं का ध्यान खींचकर उन्हें आतंकित न कर दें। तुम्हें इन गर्मियों में जरूर आना है और हमारे यहाँ रहना है, रॉन ने कहा। तुम दोनों को मैं उल्लू भेजूंगा। धन्यवाद, हैरी ने कहा। मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार तो रहेगा। जब वे लोग मगलू दुनिया की तरफ ले जाने वाले गेट की तरफ बढ़े तो लोग उन्हें धक्का देते हुए आगे जाने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, बाय हैरी, फिर मिलते हैं पॉटर। अब भी मशहूर हो, रॉन ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। जहाँ मैं जा रहा हूँ कम से कम वहाँ तो नहीं हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हैरी बोला। वो रॉन और हरमाइनी गेट में से इकट्ठे गुजरे। वो रहा मम्मी, वहाँ पर देखो। ये जिनी वीजली थी, जो रॉन की छोटी बहन थी, परंतु वो रॉन की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वो चिक्की। देखो मम्मी, वो रहा। शांत रहो जिनी, और इशारा करना बदतमीजी होती है। मिसेस वीजली उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत व्यस्त साल रहा, उन्होंने कहा। बहुत, हैरी बोला। मिसेस वीजली, कैंडी और स्वेटर के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं डियर, तैयार हो? ये वर्नन अंकल थे, जिनका चेहरा अब भी बैगनी था, जिनके चेहरे पर अब भी मूंछें थीं और जो अब भी हैरी की हिम्मत पर गुस्सा हो रहे थे। जो सामान्य लोगों से भरे स्टेशन पर पिंजरे में उल्लू लटकाए घूम रहा था। उसके पीछे पेचूनिया आंटी और डडली खड़े थे, जो हैरी को देखते ही सहम गए। आप लोग हैरी का परिवार होंगे, मिसेस वीजली ने कहा। सिर्फ कहने के लिए, वर्नन अंकल ने कहा। जल्दी करो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। चलते चलते रॉन और हरमाइनी से कुछ कहने के लिए हैरी पीछे रह गया। तो गर्मियों में मिलते हैं। आशा है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी, हरमाइनी ने वर्नन अंकल की तरफ देखते हुए कहा। वो हैरान थी कि कोई इतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, अच्छी गुजरेंगी, हैरी ने कहा, और वे उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं मालूम कि हमें घर पर जादू करना मना है। मैं इस गर्मियों में डडली के खूब मज़े लूँगा। तो ये थी हैरी पॉटर और पारस पत्थर की कहानी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम सुनेंगे
दूसरी किताब जो कि है हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा मज़ेदार कहानियाँ।